बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट जो हमने अपनी बात ख़त्म की थी वो ये अलाउएबल स्ट्रेंथ डिज़ाइन टेबल पे बात ख़त्म की थी। और उसमें जो है हमने देखा था कि अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू और अलाउएबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू स्लिप क्रिटिकल केस में, बेरिंग टाइप केस में फॉर डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ बोल्ट्स के लिए क्या होती हैं। और मैंने ये बताया था कि जहाँ पे लेटर एन यूज़ हो, इसका मतलब ये है कि जो थ्रेड्स हैं बोल्ट्स में वो शेयर प्लान में इंक्लूडेड है। इसमें हम आगे बात करेंगे कि व्हाट इज शेयर प्लान और क्या मतलब है कि इंक्लूडेड है या नहीं। और लेटर एक्स का ये मतलब है कि थ्रेड जो है वो शेयर प्लान में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर प्लान। आगे बात अपनी बढ़ाते हैं। अब जो शेयर फेलियर मैकेनिज्म होता है, मतलब बोल्ट जो है ना, उसमें जो शेयर फेलियर मैकेनिज्म है बोल्टेड स्ट्रक्चर में, वो कौन कौन से, वो फेलियर मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फेलियर मैकेनिज्म है, जो फेल होता है बोल्ट किस तरह होता है, तो सबसे पहले बोल्ट शेयर। ठीक है, बोल्ट जो है वो शेयर में भी फेल हो सकता है और टेंशन में भी फेल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर क्या है, साइड वे स्लिपेज है बिटवीन सेक्शन। जैसे कि ये दो सेक्शन आपस में साइड वे स्लिप कर गए। ठीक है, ये दो मेंबर्स आपस में कनेक्टेड थे बोल्ट के साथ, तो शेयर फेलियर की वजह से क्या हुआ कि शेयर फेलियर की वजह से ये दोनों सेक्शन आपस में साइड वे स्लिपेज हो गई दोनों सेक्शंस के दौरान। देखो, एक सेक्शन इस साइड पे चला गया और दूसरा सेक्शन निकल गया आपस में। ठीक है, तो ये बहुत ऑब्वियस फेलियर मोड है और ये तब होता है जब जो लोड है उसकी बोल्ट की शेयर कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, जो अप्लाइड लोड है, क्योंकि शेयर कैपेसिटी, उसने शेयर को रेजिस्ट करना है बोल्ट में। अगर उसकी शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी लोड की वैल्यू, जो अप्लाइड लोड है इस पे, इस मेंबर पे जो लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये जो लोड अप्लाई हो रहा है ये और ये, इस वैल्यू से जब शेयर उसकी शेयर कैपेसिटी से एक्सीड कर जाएगा तो बोल्ट शेयर में फेल करेगा। और कैसा फेल करेगा, ये इस तरह फेल करेगा, दिस इज द शेयर फेलियर। और ये वाला, ये शेयर फेलियर है। इसके बाद पॉसिबल रेमेडीज क्या है कि कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है। इसकी पॉसिबल रेमेडीज ये है कि ये जो बोल्ट यूज किया है इसका डायमीटर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, डायमीटर बोल्ट का बढ़ा दिया जाए, जो डायमीटर जो भी यूज हुआ है उसके डायमीटर को बड़ा किया जाए, या फिर बोल्ट का हाई ग्रेड यूज किया गया है। ग्रेड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जिस तरह वो बोल्ट हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में भी दो ग्रेड्स पड़े थे, ऑर्डिनरी बोल्ट्स में भी दो ग्रेड्स पड़े थे, तो बोल्ट का जो ग्रेड है उसे बढ़ा दिया जाए, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज किया जाए, या फिर नंबर ऑफ बोल्ट्स बढ़ा दिए जाए। यहाँ पे दो बोल्ट्स हैं तो नंबर ऑफ बोल्ट्स ज्यादा कर दिए जाए, 3 कर दिए जाए, 4 कर दिए जाए। तो जो शीयर फेलियर है बोल्ट का, इस शीयर फेलियर को उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये पहला फेलियर मैकेनिज्म था जो कि था बोल्ट शीयर। आगे अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एज टीयर आउट। अच्छा, टीयर आउट कहते हैं टू सेपरेट और रिमूव समथिंग बाय पुलिंग इट आउट फोर्सफुली। किसी चीज को पुल करो फोर्सफुली और उसको रिमूव कर दो, जिस तरह ये नजर आ रहा है। ये वाला जो मेंबर था, दो मेंबर्स आपस में कनेक्टेड है ना बोल्ट के थ्रू, जिस तरह लास्ट में भी था। ये वाला मेंबर क्या हो गया, ये टीयर आउट हो गया। टीयर आउट मतलब ये सेपरेट हो गया, फोर्सफुली पुल करने से अगर चीज सेपरेट हो उसे कहते हैं टीयर आउट। ठीक है, जिससे ये मेंबर सेपरेट हो गया। तो ये जो एच टीयर आउट फेलियर मैकेनिज्म है, ये तब अकर होता है जब बोल्ट जो है वो एज के बहुत क्लोज हो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, लोड की डायरेक्शन में बहुत क्लोज हो। अब ये देखो, ये एज है, ये वाली एज, ये जो एज है इसके बहुत क्लोज बोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ लोड लगा हुआ है। लोड की डायरेक्शन ये है ना, उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फेलियर टीयर आउट तब होता है जब जो बोल्ट्स हैं वो एज के बहुत क्लोज लगे हों। और इसके लिए जो है ना, इसको ओवरकम करने के लिए इसकी रेमेडी ये है कि जो एज डिस्टेंस है वो होना चाहिए मिनिमम, मतलब कोड के मुताबिक। तो ये जो एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एज डिस्टेंस क्या है, ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ से लेके बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस, इस एज से लेके, ये जो मेंबर है इसकी एज से लेके बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस एल ई, ये जो एल ई है दिस इज एज डिस्टेंस। तो ये जो है टेबल में गिवन है, AISC टेबल में, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसका टेबल है J3.4। उसमें मिनिमम एज डिस्टेंस गिवन है कि बोल्ट्स को कितने मिनिमम एज डिस्टेंस पे जो है वो रखना चाहिए। और इसकी रेमेडीज क्या है कि हाउ टू ओवरकम एज टीयर आउट फेलियर।
उसकी इसकी रेमेडी पॉसिबल ये है कि एज डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, ये बहुत क्लोज है बोल्ट इस एज पे, ठीक है, जिस वजह से ये टीयर आउट हो गया। तो इस एज डिस्टेंस को जो है वो बढ़ा दिया जाए, बोल्ट को थोड़ा सा डिस्टेंस पर लगाया जाए, या फिर बोल्ट का जो डायामीटर है, ये जो बोल्ट का डायामीटर है, ठीक है, इसको कम कर दिया जाए, उससे भी क्या होगा, एज डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एज डिस्टेंस मिनिमम जो रिक्वायर्ड है, अगर उतना नहीं रखा जाएगा तो बोल्ट जो है वो फेल करे, जो फेलियर मैकेनिज्म होगा वो एज टीयर आउट मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एज डिस्टेंस को बढ़ाना चाहिए या फिर बोल्ट के डायमीटर को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये फेलियर होता ही तब है जब बोल्ट एज के बहुत करीब हो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन थी, ये आफ्टर फेलियर कंडीशन। अच्छा, नेक्स्ट है बेरिंग फेलियर। बेरिंग फेलियर बेसिकली होता है क्रशिंग ऑफ बोल्ट होल फेलियर को बेरिंग फेलियर कहते हैं, कि जो बोल्ट होल की क्रशिंग है ना, जो होल होता है उसकी क्रशिंग, उसको हम कहते हैं बेरिंग फेलियर, यानी कि क्रशिंग ऑफ बोल्ट होल फेलियर। ये तब होता है कि जब प्लेट जो है बहुत ज्यादा थिन हो, प्लेट की थिकनेस बहुत कम हो। अब ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस बहुत कम है, ये वाली प्लेट है, ठीक है, या फिर ये प्लेट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये जो इस पे लोड अप्लाई हो रहा है उसको रेजिस्ट कर सके। तो ये भी जो है AISC में इसकी जो है ना बेरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट होल्स की कितनी होनी चाहिए, डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ, वो गिवन कोड में गिवन, ठीक है। और इसकी रेमेडीज क्या है कि ये जो क्रशिंग ऑफ बोल्ट होल है, फेलियर है, बेरिंग फेलियर है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ये जो प्लेट की थिकनेस है, इस प्लेट की थिकनेस को बढ़ा दिया जाए, इस प्लेट की थिकनेस जो है वो थिक प्लेट यूज किया जाए, ठीक है, थिन की बजाय थिक प्लेट यूज की। ये होता ही तब है जब प्लेट एक थिन होगी, ठीक है, या फिर हाई ग्रेड स्टील यूज किया जाए, हाई ग्रेड मतलब हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज किया जाए, ठीक है, या फिर बोल्ट्स के डायमीटर जो है वो लार्ज यूज किए जाए। तब ये वाला जो फेलियर, ये जो क्रशिंग हुई है यहाँ पे, ये जो फेलियर नजर आ रहा है, ये होल्स जो नजर आ रहे हैं क्रश हुए हुए, तो ये जो फेलियर है इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं हम बेरिंग फेलियर। अच्छा, उसके बाद एक फेलियर होता है जी, बोल्ट शेयर फेलियर मैकेनिज्म, एक फेलियर है नेट सेक्शन फेलियर, ठीक है। अब नेट सेक्शन फेलियर क्या होता है कि ये देखो, जिस तरह ये ओरिजिनल था, ये देखो पूरा सेक्शन फेल कर गया, टूट गया यहाँ से, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब बोल्ट होल्स जो होते हैं जब बहुत ज्यादा प्रोवाइड किए जाएं परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसके परपेंडिकुलर ये, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसके परपेंडिकुलर, जब बोल्ट होल्स जो होते हैं, बोल्ट के जो होल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम मटेरियल हो जाता है जो लोड को कैरी करे, ज्यादा मटेरियल जो है वो होल्स बोल्ट्स के फॉर्म में होता है, तो बहुत कम मटेरियल बच जाता है जो लोड कैरी करता है। जिस तरह ये स्विस चीज है ना, इसमें जिस तरह नंबर ऑफ होल्स देखो कितने ज्यादा है, ये स्विस चीज है, इसमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है। सेम लाइक यहाँ पे भी आप इन मेंबर्स को जब कनेक्ट करते हो, बहुत ज्यादा बोल्ट होल्स प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में जो फेलियर होता है वो नेट सेक्शन फेलियर होता है, दिस फेलियर लाइक दिस, ये जो नजर आ रहा है। तो जो मिनिमम स्पेसिंग है, मतलब बोल्ट होल्स बहुत ज्यादा नहीं प्रोवाइड करनी, जिस तरह ये होल्स बहुत ज्यादा है, तो बोल्ट होल्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है, यानी दो बोल्ट्स के दरमियान ये स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए, ठीक है, सेंटर टू सेंटर ये स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए दो बोल्ट्स के दरमियान, बोल्ट होल्स के दरमियान, यानी ये जो दो हैं इनके सेंटर टू सेंटर के दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो डिफाइंड है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन जो डिजाइन कोड है, वो 2 into 2 by 3 टाइम्स, ठीक है, ये बनता है 8/3, ठीक है, 8/3 टाइम्स द नॉमिनल बोल्ट डायमीटर, यानी अगर बोल्ट डायमीटर लेट्स सपोज 2 इंच है, तो 8/3 of 2 इंच इतना होना चाहिए, इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए इनके दरमियान, 8/3 टाइम्स ऑफ दैट बोल्ट डायमीटर, ठीक है, तो ये 16/3 बनता है। यानी कि प्रेफरेबली कितना है कि बोल्ट डायमीटर के 3 टाइम्स स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर बोल्ट का डायमीटर 2 है, प्रेफरेबली ये है कि 2 होनी चाहिए, यानी अगर बोल्ट का डायमीटर 2 है, 2 इंचेस है, तो स्पेसिंग जो दो बोल्ट्स के दरमियान है वो 6 होनी चाहिए, यानी इस और इस बोल्ट के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 6 इंचेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोल्ट की स्पेसिंग जो है ना इतनी डिजाइन कोड के मुताबिक होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो ये नेट सेक्शन फेलियर मैकेनिज्म अकर होगा, ठीक है।
और 3 इंच स्पेसिंग जो नॉमिनल बोल्ट की, ये जो 3 इंच स्पेसिंग है नॉमिनल बोल्ट की, वो तब यूज की जाती है जब बोल्ट का जो डाया 1 इंच से कम हो। ठीक है, प्रेफरेबली ये है कि 3 टाइम्स, यानी कि अगर 2 इंच बोल्ट का डायमीटर है तो 6 इंच होनी चाहिए, लेकिन अगर बोल्ट का डायमीटर ही 1 इंच है, 1 इंच से लेस है, यानी कि 0.9 इंचेस है, तो उस केस में जो स्पेसिंग है वो 3 इंच होनी चाहिए, ये कोड कहता है। यानी कि अगर बोल्ट का जो डायमीटर है, ये डायमीटर बोल्ट का वो 0.9 इंच है, 1 इंच से कम है, तो तब स्पेसिंग जो नॉमिनल बोल्ट स्पेसिंग है बोल्ट की, वो यूजुअली कितनी होती है, 3 इंचेस होती है। ठीक है, टू अवॉइड दिस नेक्स्ट सेक्शन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बोल्ट इंस्टॉलेशन की। अब जो बेसिक जॉइंट टाइप्स होती हैं ना, जॉइंट की टाइप्स या कनेक्शन जो होते हैं, बेसिक जॉइंट टाइप्स कह लो या बोल्ट कनेक्शंस कह लो, तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्नग टाइट, जिसको बेरिंग टाइप कनेक्शन कहते हैं। सेकंड होता है प्री टेंशन। थर्ड होता है स्लिप स्लिप क्रिटिकल। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन तीनों कनेक्शंस में, इन तीनों जॉइंट टाइप्स में क्लैंपिंग फोर्स का डिफरेंस है। जो अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग फोर्स होती है, क्लैंप फोर्स क्या होती है, जो बोल्ट है ना उसके अंदर जो टेंसाइल फोर्स होती है, ठीक है, बोल्ट के अंदर जो टेंसाइल फोर्स होती है वो बोल्टेड कनेक्शन के अंदर एक कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस करती है, जिसको हम क्लैंप फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या, द टेंसाइल फोर्स इन बोल्ट, इट क्रिएट्स अ कंप्रेसिव फोर्स इन द बोल्टेड कनेक्शन। मतलब ये दो सरफेस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स है, इस बोल्टेड कनेक्शन में जो है ना कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस करती है, उसको हम कहते हैं क्लैंप फोर्स। तो इन तीनों जॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, इस क्लैंप फोर्स की अमाउंट का डिफरेंस है। और क्लैंप फोर्स जो है वो कब अचीव होती है, जब बोल्ट को जब हम टाइट करते हैं ना, ठीक है, और ये इस पर डिपेंड करती है कि जो पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये दो मेंबर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये इनकी इन कनेक्टेड पार्ट की मूवमेंट कितनी है सर्विस में, ये डिफरेंस है तीनों जॉइंट्स में। तीनों जॉइंट्स में जो कनेक्टेड पार्ट्स की मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। ये जो मूवमेंट आपस में मूव करते हैं, ये ऊपर वाला मेंबर, नीचे वाला मेंबर, जो कि बोल्ट्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हम बोल्ट, ये चैप्टर में बोल्ट इंस्टॉलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है इन तीनों में यही है कि जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं इनकी मूवमेंट कितनी है अपनी सर्विस लाइफ में, उसकी डिग्री पे डिपेंड करती है। और इसके अलावा क्लैंपिंग फोर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि इन तीनों जॉइंट टाइप्स की क्लैंपिंग फोर्स डिफरेंट होती है। ठीक है, क्लैंपिंग फोर्स क्या है कि जो टेंसाइल फोर्स होती है बोल्ट में, उसकी वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स बोल्ट कनेक्शन में क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं क्लैंप फोर्स। उसके बाद एक होता है फेइंग सरफेस। फेइंग सरफेस, व्हाट इज फेइंग सरफेस? फेइंग सरफेस कहते हैं वो सरफेस जो कि बेसिकली जब दो मेंबर्स को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो जो सरफेस आपस में दो मेंबर जो कनेक्ट होते हैं उस सरफेस को कहते हैं, यानी कि वन ऑफ द सरफेस दैट आर इन कांटेक्ट एट अ जॉइंट, उसको हम कहते हैं फेइंग सरफेस, यानी कि कांटेक्ट एरिया बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट्स। मैं अगर दिखा सकूं, एक मिनट, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो सरफेस है, दो मेंबर्स, ये एक मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो सरफेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फेइंग सरफेस, यानी कि द कनेक्टेड एरिया बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट्स। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये कनेक्टेड एरिया है इन दोनों पार्ट्स के दरमियान। तो ये जो सरफेस होगी, द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट, या सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट एट अ जॉइंट, उसको हम कहते हैं फेइंग सरफेस। ठीक है, द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट, तो इसको हम कहेंगे फेइंग सरफेस। तो
किसी भी प्रोजेक्ट में इंजीनियर जो होता है, स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसको जॉइंट टाइप इंडिकेट करनी चाहिए कि जॉइंट टाइप कौन सी है, स्नग टाइट है, प्री टेंशन है, स्लिप क्रिटिकल है, और फेंग सरफेस भी बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक फेंग सरफेस, फेंग सरफेस क्या है? द सरफेस दैट आर इन कांटेक्ट एट अ जॉइंट, दो मेंबर्स, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, जो उनका ये जो सरफेस है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक सरफेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं फेंग सरफेस। चलिए, अब आगे बात करते हैं। तीन टाइप्स ऑफ कनेक्शन थे। फर्स्ट वन स्नैक टाइट, जो सेकंड था वो था स्लिप क्रिटिकल, और थर्ड था प्री टेंशन। पहला है स्नैक टाइट। स्नैक टाइट कनेक्शंस को बेरिंग टाइप कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, स्नैक टाइट या फिर बेरिंग टाइप कनेक्शन। अब स्नैक टाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बोल्ट्स को इतना सफिशिएंटली टाइट किया गया है कि उनका जो रिमूवल है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट अ रेंच, ठीक है, ताकि वो रेंच के बगैर, ये रेंच, स्पट रेंच, रेंच के बगैर जो नट्स हैं वो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। मतलब ये कि bolts have been tightened sufficiently to prevent removal of nuts without a wrench। इसको हम कहते हैं स्नग टाइट करना। कि स्नग टाइट मतलब ये है कि इतना टाइटली, वेरी टाइटली, या क्लोज फिटिंग उसकी हुई है, इतना टाइटली उसको आपने पैक किया हुआ है, या क्या कहते हैं, फिटिंग उसकी इतनी क्लोज की हुई है कि विदाउट रेंच आप उसको, वो बोल्ट खुल नहीं सकता, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्नग टाइट। तो स्नग टाइट कनेक्शंस जो है ना, सबसे कॉमन टाइप है बोल्टेड कनेक्शंस की। और ये मोस्टली जो होते हैं ये सिंपल शेयर कनेक्शन होते हैं। अभी मैंने बताया था पीछे, शेयर कनेक्शन, मूवमेंट कनेक्शन, एक्सियल कनेक्शन, तो ये मोस्टली सिंपल शेयर कनेक्शन होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वहाँ पे उन सिचुएशन में यूज़ होते हैं जहाँ पे जो लोड फ्लक्चुएशन है, जो लोड फ्लक्चुएट करता है यानी वेरी करता है, लोड जो चेंज होता है, उनको डिज़ाइन कंसिडरेशन में कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। जहाँ पे लोड की फ्लक्चुएशन नहीं होती, जहाँ पे फटीग नहीं होती वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, उन जगहों पे जो डिज़ाइन कंसिडरेशन में जो ये तीन चीज़ें कंसीडर नहीं की जाती, उन सिचुएशन में हम स्नग टाइट कनेक्शन यूज़ करते हैं, जहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन रिक्वायर नहीं होती। यहाँ पे डिजाइन करते हुए लोड फ्लक्चुएशन को कंसीडर नहीं किया जाता। फ्लक्चुएशन मीन वेरिएशन, चेंज, ठीक है। तो उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं? स्नग टाइट कनेक्शन यूज करते हैं। अच्छा, स्नग टाइट कनेक्शन में बोल्ट्स को स्नग टाइट किया जाता है। स्नग टाइट मैं बता चुका हूँ कि विदाउट रेंच, जो उसकी है ना मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, नट्स की मूवमेंट को, कि नट जो है विदाउट रेंच जो है उसकी मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए स्नग टाइट मीन क्लोज फिटिंग की जाती है उसकी, ठीक है। और क्लोज फिटिंग किसके किसके साथ की जाती है? इम्पैक्ट रेंच। इम्पैक्ट रेंच जो होता है वो ड्रिल मशीन की तरह होता है। जैसे ड्रिल मशीन होती है ना, उस तरह का रेंच होता है कि उस पे बोल्ट पे रखते हैं और फ्यू इम्पैक्ट देते हैं, वो टाइट हो जाता है। या फिर स्पड रेंच के थ्रू, ये स्पड रेंच, इसके थ्रू टाइट किया जाता है, ठीक है। जो डिजाइन स्ट्रेंथ है इन बेरिंग टाइप फास्टनर्स की, यानी स्नग टाइप फास्टनर्स की, फास्टनर्स भी बेसिकली जो है ना, ये मैं बताता हूँ फास्टनर्स क्या होते हैं, फास्टनर्स को भी आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। जो है, बात में ये कर रहा था कि फास्टनर्स बेसिकली आप कह लो कि ये जो नॉन परमानेंट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं नॉन परमानेंट जॉइंट्स। कौन कौन से होते हैं? बोल्ट्स और रिविट। बोल्ट्स और रिविट्स को फास्टनर्स कहते हैं। और एक होते हैं परमानेंट जॉइंट, वो वेल्डिंग है। वेल्डिंग फास्टनर नहीं। फास्टनर क्या है कि ऐसे नॉन परमानेंट जॉइंट्स, यानी कि आपके बोल्ट्स हो गए, आपके रिविट्स हो गए, जिनको आप रिमूव कर सकते हो, डिसमेंटल कर सकते हो, जो आपके जॉइनिंग कंपोनेंट्स है उनको डैमेज किए बगैर, ठीक है। जो दो मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उनको डैमेज किए बगैर आप रिविट्स को और बोल्ट्स को क्या कर सकते हो? डिसमेंटल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो इनको कहते हैं फास्टनर्स, ठीक है। नॉन परमानेंट जॉइंट, फास्टनर्स आर नॉन परमानेंट जॉइंट्स। और जो परमानेंट जॉइंट्स होते हैं वो वेल्डिंग वेल्डिंग को कहते हैं। तो बात में ये कह रहा था कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है इनकी बोल्ट्स की, बेरिंग टाइप जो बोल्ट्स हैं या रिविट्स हैं, फास्टनर्स मतलब दोनों आगे, वो कोड में गिने हैं, ठीक है, कितनी होनी चाहिए।
सेकंड जो टाइप थी वो थी स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन की, बोल्ट होल कनेक्शन से। स्लिप क्रिटिकल बोल्टेड कनेक्शन में स्लिप क्रिटिकल, अच्छा जिस तरह स्नग टाइट को कहते हैं बेरिंग कनेक्शन, इस तरह स्लिप क्रिटिकल को कहते हैं फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। ठीक है, याद रखना है, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। अब इसमें ये तब यूज होते हैं कनेक्शन जब लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन और लोड रिवर्सल आर कंसीडर्ड। लोड रिवर्सल जब उसमें देखो लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है, या फिर लोड रिवर्सल, उसमें ना वो क्या कहते हैं, तीनों कंडीशंस को डिजाइन कंसीडरेशन में कंसीडर नहीं किया जाता था। ठीक है, वाइब्रेशन जो होती है ड्यू टू फटीग, ठीक है, लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन होगी, उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें ये वो सिचुएशन है जहां पे ये फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। कौन से दो फैक्टर्स, मतलब फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन या स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन उस वक्त दिए जाते हैं जब दो फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए। एक लोड रिवर्सल, पहला है लोड रिवर्सल, ये होता है कि स्ट्रेस इज रिपीटेड एंड रिवर्स्ड। एक स्टील का रूलर लो ना, उसको बैक एंड फोर्थ यू मूव करो, दिस इज लोड रिवर्सल। क्या आप क्या कर रहे हो, जो लोड कैरिंग मेंबर है उसको आप सर्टेन लेवल ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है ना वो दे रहे। मतलब व्हेन अ लोड कैरिंग मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन लेवल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस फॉलोड बाय द सेम लेवल ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको कहते हैं लोड रिवर्सल। कि स्ट्रेस को रिपीट करते हो और रिवर्स करते हो। स्टील रूलर को एक दफा बैक साइड पे मूव कराओ और उसकी जो दूसरी एंड है उसको फोर साइड पे, ठीक है, बैक फोर्थ, तो ये होता है लोड रिवर्सल। या फिर इसको कहते हैं स्ट्रेस रिवर्सल। तो जहां पे ये कंडीशन आए स्ट्रेस रिवर्सल, लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन क्या है कि वाइब्रेशन की वजह से जो बोल्ट लूज होते हैं, या वाइब्रेशन विच कॉज बोल्ट लूजनिंग, उसको कहते हैं लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन। इन दो फैक्टर्स को जहां पे कंसीडर किया जाता है वहां पे हम जो कनेक्शन देते हैं उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। इसके अलावा जो है ये ज्यादातर कनेक्शन किन होल्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, मैंने होल्स की चार टाइप्स बताई थी, स्टैंडर्ड होल, ओवर साइज होल, स्लॉटेड होल और लॉन्ग स्लॉटेड होल। तो जो होल्स ओवर साइज हो या स्लॉटेड हो, यानी इन तीन जो होल्स के लिए जो है ना हम ये वाला स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन या फिर फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो बोल्ट यूज होते हैं, बोल्ट मतलब इनमें जो बोल्ट्स यूज होते हैं इस कनेक्शन में, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन में, वो जो बोल्ट की टाइप होती है वो प्री टेंशन होते हैं। बोल्ट प्री टेंशनिंग का मतलब ये है कि बोल्ट प्री लोडिंग, प्री टेंशनिंग, बोल्ट प्री टेंशनिंग मीन बोल्ट प्री लोडिंग, यानी कि बोल्ट्स को टाइट किया जाता है इस तरह के हाई टेंशन जो है उसमें डेवलप की जाए। मतलब bolts are tightened such that high tension above yield strength is developed in the bolts, उसको कहते हैं bolt tensioning। तो ये एक चीज इसमें पॉइंट याद रखना है, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन में जो बोल्ट्स यूज होते हैं वो प्री टेंशन होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो भी इस कोड में गिवन है, AIST, ये इन अकॉर्डेंस, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद दैट कोड। ठीक है, और स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन में एक चीज याद रखना, ये स्लिप है, ये जो गैप आया बीच में, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन में जो है ये रिलाय करता है बिटवीन फ्रिक्शन, जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में जो ये और ये कनेक्टेड है इनकी फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बोल्ट शेयर पे नहीं डिपेंड करता, बोल्ट शेयर जो पिछला केस था, ठीक है, या बोल्ट बेरिंग टू जॉइन टू स्ट्रक्चर एलिमेंट, ये इस पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, या फिर इसको इस तरह कह दो कि ये वो कनेक्शन है विच ट्रांसमिट शीयर वाया फ्रिक्शन। ठीक है, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन वो कनेक्शन है जो कि शीयर को ट्रांसफर करता है फ्रिक्शन के थ्रू, यानी आपस में फ्रिक्शन होती है मेंबर्स के दरमियान, फ्रिक्शन के थ्रू शीयर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, यानी कि शीयर क्या है, साइड वे मूवमेंट है। इसमें जो साइड वे मूवमेंट होगी, ये जो ये साइड वे मूव करेगा, स्लिप करेगा, ये फ्रिक्शन की वजह से करेगा, इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो बिटवीन फेइंग सरफेस, ये फेइंग सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सरफेस है कनेक्टेड पार्ट जहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसमें जो इट इज दैट कनेक्शन विच ट्रांसमिट शियर वाया फ्रिक्शन बिटवीन फेइंग सरफेस, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये जो ओवर साइज होल है और स्लॉटेड होल है, ये क्या बना हुआ है इसमें, ये जो लेट्स सपोज ये है, ये जो बीच में सर्कल है ना, ये शैंक डाया है। वो बोल्ट दिखाया था ना, बोल्ट में शैंक बताया था ना, शैंक और थ्रेड दो पार्ट्स थे, और हेड शैंक थ्रेड, तो शैंक का डाया है, ये शैंक का डाया है, और ये बोल्ट होल है।
ठीक है, ये बाहर वाला जो क्या नाम है, सर्कल है, क्या कहते हैं, जो होल है, वो क्या है, स्लॉटेड होल जो है वो बोल्ट होल है। और ये जो इनसाइड जो सर्कुलर होल है वो क्या है, शैंक डायमीटर है। ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है जी प्री टेंशन कनेक्शंस। अब प्री टेंशन जॉइंट जो होते हैं, इनमें इनकी जो क्लैंपिंग फोर्स है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पहला कनेक्शन था स्नग टाइट कंडीशन, इनकी क्लैंपिंग फोर्स जो होती है वो स्नग टाइट कंडीशन से ज़्यादा होती है, और इसलिए ये ग्रेटर डिग्री ऑफ स्लिप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जॉइंट पे। ठीक है, मतलब कि कनेक्टेड पार्ट्स दे आर नॉट अलाउड टू स्लिप। इनकी जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट स्लिप कंडीशन वो जॉइंट पे ज़्यादा होती है प्री टेंशन कनेक्शंस की। और ये जॉइंट्स कब यूज होते हैं, जब जो स्ट्रक्चर है उस पर साइक्लिक लोड आए या फटीग लोड आए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखना है कौन सा लोड है, साइक्लिक लोड या फिर फटीग लोड। ठीक है, व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक और फटीग लोड। जिस तरह वो स्लिप क्रिटिकल कंडीशन में लोड रिवर्सल को कंसीडर किया जाता है, और इसके अलावा लूजनिंग जो ड्यू टू वाइब्रेशन है उसको कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह स्नग टाइट में जो है ना, इन कंडीशंस को कंसीडर नहीं किया जाता। तीन डिफरेंट जो कंडीशंस बताई थी उनको कंसीडर नहीं किया जाता। सिमिलरली जो प्री टेंशन कनेक्शन है ये यूज होने चाहिए जब जो स्ट्रक्चर है, जो जॉइंट्स हैं सॉरी, दे आर व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड्स और फटीग लोड्स। अब फटीग लोड का मतलब, साइक्लिक लोड ये होता है कि वेरिएबल लोड, साइक्लिक लोड मीन वेरिएबल लोड, मतलब कि कॉन्टिन्यूस एंड रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, कि जो लोड की एप्लीकेशन है वो कॉन्टिन्यूस एंड रिपीटेड है, उसको हम कहते हैं साइक्लिक लोड। और फटीग लोड क्या होता है कि जो मतलब किसी भी मटेरियल का फटीग लोड क्या होगा, कि जो मटेरियल वीक होता है साइक्लिक लोड की वजह से, उसको हम कहते हैं फटीग लोड। एक ही बात है, साइक्लिक लोड या फटीग लोड। तो फटीग लोड बेसिकली साइक्लिक लोड की वजह से ही होता है, इट इज कॉज्ड बाय साइक्लिक लोडिंग, जो मटेरियल वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये उन जॉइंट्स के लिए प्री टेंशन कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, दो जॉइंट दैट आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड और फटीग लोड। एक ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। इसके अलावा जो मैंने बोल्ट की दो टाइप्स पढ़ाई थी, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की। ठीक है, एक था A490 और एक था 325। तो ASTM A325 ग्रेड और ASTM 490 ग्रेड। तो ये जो यूज होते हैं प्री टेंशन कनेक्शन, ये फॉर A490 बोल्ट्स इन टेंशन, दे आर रिक्वायर्ड फॉर जॉइंट्स विद A490 बोल्ट्स इन टेंशन। कुछ एग्जांपल्स जो प्री टेंशन जॉइंट्स की हैं, एक तो ये है कॉलम सप्लाईज जो बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है। कॉलम सप्लाईज बेसिकली दो पार्ट्स ऑफ कॉलम को ज्वाइन करने के लिए, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। तो इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो प्लेट प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं कॉलम सप्लाईज। ठीक है, तो ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्ट्स ऑफ कॉलम उसको कहते हैं कॉलम सप्लाईज। तो ये कनेक्शन कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉर कॉलम सप्लाइसेज इन द बिल्डिंग विद हाई हाइट टू विड्थ रेशियो, जिनकी हाइट विड्थ के मुकाबले में ज्यादा हो, तभी हाइट टू विड्थ रेशियो ज्यादा होगी ना। इसके अलावा ये बेसिकली ये कनेक्शंस कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग हो, क्योंकि ये दे आर यूज फॉर जॉइंट दैट आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड किस केस में होता है, क्रेन्स और मशीनरी के केस। जो क्रेन्स में और मशीनरी डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन, उसमें जो है ना आपके प्री टेंशन कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं उनके पार्ट्स को जोड़ने के लिए, बिकॉज दे आर सब्जेक्टेड टू जो जॉइंट्स जो है यहाँ पे, दे आर सब्जेक्टेड इन क्रेन्स एंड मशीनरी आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड्स। ठीक है, तो ये प्री टेंशन कनेक्शन वहां देखने को मिलते हैं। ये वही है, प्री टेंशन कनेक्शन की बात कर रहे हैं। जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है प्री टेंशन कनेक्शन की, वो स्नग टाइट जॉइंट के जॉइंटेड कनेक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ दोनों की जो है ना वो इक्वल होती है, प्री टेंशन जॉइंट और स्नग टाइटेड जॉइंट की। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो स्नग टाइट और प्री टेंशन जो दोनों है, फर्स्ट वन जो था स्नग टाइट बोल्ट्स और प्री टेंशन बोल्ट्स। ठीक है, स्नग टाइट कनेक्शन में जो बोल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्नग टाइट बोल्ट।
तो स्नग टाइट बोल्ट्स और प्री टेंशन जो बोल्ट्स हैं, इनकी जो फेइंग सरफेस है, अब फेइंग सरफेस क्या है, जो दो मेंबर्स आपस में जो कनेक्टेड है वो वाली सरफेस, ठीक है। जो फेइंग सरफेस है उसमें या तो उसे अनकोट रहने दो, या उसको पेंट कर लो, या उसकी गैल्वेनाइजेशन कर लो। गैल्वेनाइज कहते हैं कोटेड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक, कि अगर कोटिंग की जाए जिंक की, प्रोटेक्टिव लेयर जिंक की प्रोवाइड की जाए उस फेइंग सरफेस पे, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड। ठीक है, मतलब ये है कि जो इनमें आप या इनको अनकोट रखो या पेंट करो या गैल्वेनाइज करो, परमिट करता है कोड, लेकिन जो सरफेस है, फेइंग सरफेस है, वो डर्ट से, उस पर डर्ट नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी फ्री ऑफ डर्ट, या फिर कोई फॉरेन मटेरियल नहीं होना चाहिए। फॉरेन मटेरियल मतलब लाइक ये ट्विग्स होगी, लीव्स, ये डर्ट्स, रॉक्स वगैरह, ठीक है, ये फॉरेन मटेरियल उस मेटल पे नहीं होना चाहिए, स्टील पे नहीं होना चाहिए, उसकी फेइंग सरफेस पे ये चीजें, इट मस्ट बी फ्री। एंड जब भी प्री टेंशन बोल्ट्स को इंस्टॉल किया जाए, उनको टाइट करना चाहिए, ठीक है, ये प्री टेंशन बोल्ट्स हैं, उनको ना दे मस्ट बी टाइटन सच दैट मिनिमम क्लैंपिंग फोर्स इज अचीव, उनको इस तरह टाइट करो कि जो क्लैंपिंग फोर्स अचीव हो मिनिमम। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आगे हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बेरिंग टाइप फास्टनर्स, के जो बेरिंग टाइप फास्टनर्स हैं उनकी डिजाइन स्ट्रेंथ पे। अब जो फास्टनर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, याद रखना है, नॉन परमानेंट जॉइंट, रिवेट्स और बोल्ट्स, ठीक है, जिनको हम रिमूव और डिसमेंटल कर सकते हैं उस जॉइनिंग कंपोनेंट को डैमेज किए बगैर, और वेल्डिंग परमानेंट जॉइंट। तो जो डिजाइन टेंशन और शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, जो डिजाइन टेंशन स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है, ये चीज याद रखना है। यहाँ पे मैं किसकी बात करूँ, फॉर्मूला जो यूज होगा, दिस इज फॉर हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, या फिर थ्रेडेड पार्ट, यानी वो जो थ्रेडेड पार्ट था बोल्ट का, ये स्पाइरल, उसके लिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो एल आर एफ डी से, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, फाइव आर एल फॉर्मूला है डिजाइन स्ट्रेंथ बोल्ट की निकालने के लिए, यूजिंग एल आर एफ डी, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन मेथड से। फाइव क्या था, फाइव रेजिस्टेंस फैक्टर था, और आर एन क्या था, नॉमिनल रेजिस्टेंस थी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद अलाउेबल स्ट्रेंथ अगर निकालनी है बोल्ट की, जो अलाउेबल बोल्ट की अलाउेबल स्ट्रेंथ यूजिंग ए एस डी, अलाउेबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड, क्योंकि ए एस डी अलाउेबल स्ट्रेंथ यूज करता है और एल आर एफ डी में डिजाइन स्ट्रेंथ यूज होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, आर एन डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। तो आर एन किसके इक्वल होता है, एफ एन इंटू ए बी, आर एन क्या था, नॉमिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये इक्वल होता है एफ एन इंटू ए बी। एफ एन क्या है, नॉमिनल टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ, एफ एन के एस आई में होती है, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये नॉमिनल टेंसाइल या फिर शियर स्ट्रेस होती है। ए बी क्या है, ए बी नॉमिनल एरिया ऑफ थ्रेडेड बॉडी ऑफ बोल्ट, अनथ्रेडेड बॉडी ऑफ बोल्ट, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए कि इट इज द नॉमिनल एरिया ऑफ अनथ्रेडेड बॉडी, थ्रेडेड पार्ट नहीं, अनथ्रेडेड बॉडी का जो नॉमिनल एरिया होता है। मतलब ये कि ये स्पाइरल शेप यूं थी ना, आगे ये शैंक आ गया और ये हेड आ गया बोल्ट का, ठीक है। तो ये जो डायमीटर होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इसको हम कहते हैं अनथ्रेडेड डाया, इसको हम क्या कहते हैं, अनथ्रेडेड डाया। और ये जो डायमीटर होता है इधर से लेके इसका ये क्रस्ट जो है, यहाँ से लेके ये जो, ये इसकी क्रस्ट तक, ये वाला जो डायमीटर होता है, यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का डाया, इसको हम कहते हैं थ्रेडेड डायामीटर। ये चीज याद रखनी, ठीक है। ये थ्रेडेड डायमीटर होता है, और ये जो डायमीटर होता है इसको कहते हैं हम अनथ्रेडेड डायमीटर। सिमिलरली अगर इसका मैं ये व्यू बनाऊं, ये जो आउटर एरिया है इसको,
ये जो रेड लाइन है ना, जो रेड सर्कल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अनथ्रेडेड एरिया। और ये जो दूसरा है सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रेडेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने यूज करना है FN इंटू ए बी, वो नॉमिनल एरिया ऑफ अनथ्रेडेड बॉडी ऑफ बोल्ट, यानी कि अनथ्रेडेड एरिया यूज करना है, ए बी यूज करना है। ठीक है, ये यूज करना है ए बी। फिर ये होता है ए डी, ए डी होता है थ्रेडेड एरिया। खैर, डिजाइन स्ट्रेंथ बोल्ट, डिजाइन टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ कोई भी निकालने का फॉर्मूला क्या है? यूजिंग LRFD 5 RN। और अलाउेबल स्ट्रेंथ बोल्ट निकालनी हो तो RN डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा जो है वो ओमेगा सेफ्टी फैक्टर होता था, जो कि ASD, अगर अलाउेबल स्ट्रेंथ डिजाइन यूज करोगे मेथड तो ओमेगा की वैल्यू होगी 2। और LRFD मेथड यूज करोगे तो उसमें जो क्या नाम है, रेजिस्टेंस फैक्टर 5 है, उसकी वैल्यू है 0.75। अच्छा जी, अब shear plane क्या होता है? shear plane is basically the location of maximum shear in the bolt। ये याद रखना है कि जो बोल्ट के अंदर मैक्सिमम shear जहाँ पे होती है, जिस लोकेशन पे, उसको हम कहते हैं shear plane। या फिर shear plane is the plane in which various connected parts are in contact। कि वो प्लेन जिसमें वेरियस जो पार्ट्स हैं वो इन कांटेक्ट हों, इसको हम देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें ये जो रेड लाइन है ये वाली, ये क्या शो कर रही है? थ्रेड्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर प्लेन। अगर शेयर प्लेन यहाँ पे लाया करेगा, ये जहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसका मतलब जो थ्रेड्स हैं वो देखो इस शेयर प्लेन में नहीं आ रहा। अगर शेयर प्लेन यहाँ पे लाया करेगा, इसमें का मतलब है थ्रेड्स नॉट एक्सक्लूडेड, यानी कि थ्रेड्स को इंक्लूड किया गया शेयर प्लेन में। ठीक है, जो बोल्ट्स के थ्रेड्स है ना, वो शेयर प्लेन में इंक्लूडेड है। तो मैंने बताया था स्टार्ट में कि अगर बोल्ट्स, अगर थ्रेड शेयर प्लेन में इंक्लूडेड होंगे यानी कि नॉट एक्सक्लूडेड, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। अगर थ्रेड्स जो है वो एक्सक्लूडेड होंगे यानी इंक्लूड नहीं होंगे शेयर प्लेन में, तो उसको हम शो करेंगे एक्स से। अच्छा, सिंगल शेयर और डबल शेयर। सिंगल शेयर बोल्ट में एक क्रिटिकल शेयर प्लेन होता है और डबल शेयर बोल्ट में दो क्रिटिकल शेयर प्लेन होते हैं। ठीक है, जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि whether the threads are included in the shear plane or not included। अगर थ्रेड्स में थ्रेड जो है शेयर प्लेन में इंक्लूडेड होंगे, शेयर स्ट्रेंथ और होगी। अगर थ्रेड एक्सक्लूडेड होंगे तो शेयर स्ट्रेंथ और होगी। तो जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है इन दो फिनोमेना पर। और शेयर प्लान क्या था कि लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर इन द बोल्ट, या फिर अ प्लान इन विच वेरियस कनेक्टेड पार्ट्स आर इन कांटेक्ट। और सिंगल शेयर और डबल शेयर में क्या फर्क है? सिंगल शेयर में एक क्रिटिकल शेयर प्लेन होता है और डबल शेयर में दो क्रिटिकल शेयर प्लेन होते हैं। और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किस पे डिपेंड करती है कि वेदर थ्रेड्स आर इंक्लूडेड इन द शेयर प्लेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर प्लेन। और जो बोल्ट्स डबल शेयर में होते हैं ना, इस केस में ये डबल शेयर में जो बोल्ट्स होते हैं उनकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो डबल होती है देन द बोल्ट्स इन सिंगल शेयर, यानी इनकी शेयर स्ट्रेंथ इससे डबल होगी। ठीक है, बोल्ट्स की जो बोल्ट्स इस डबल शेयर में यहाँ पे जो बोल्ट यूज हुआ है उसकी स्ट्रेंथ ये सिंगल शेयर वाले बोल्ट से डबल होती है, ट्वाइस होती है। अच्छा, अब बात करते हैं सिंगल शेयर क्या है, डबल शेयर क्या है। ये आपके सामने फिगर बनी हुई है, ये सिंगल शेयर की है। दो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दे आर बोल्टेड टुगेदर। ये दो प्लेट्स को ये इसके साथ ये बोल्ट लगा हुआ है, दो प्लेट्स को बोल्ट के थ्रू हमने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, जो फोर्स जो है ना, ये जो लोड है, फोर्स ये लोड कह लो या फोर्स कह लो, ये फोर्स क्या कर रही है? इनको सेपरेट करने की कोशिश कर रही है। जो लोड नीचे की तरफ लग रहा है ये इस प्लेट को और इस प्लेट को सेपरेट करने की कोशिश कर रही है आपस में।
कि सेपरेट हो जाए। इसकी कोशिश ये है कि ये दोनों प्लेट्स आपस में सेपरेट हो जाए, ये जो लोड एफ लग रहा है इस पे, ठीक है। और ये जो बोल्ट लगा हुआ है, ये जो जिसने इन दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ा हुआ है, इस लोड की वजह से ये बोल्ट में क्या आएगी, एक शीयर फोर्स होगी अक्रॉस इट्स प्लेन, ठीक है, दैट सेपरेट्स द टू प्लेट। यहाँ पे ना इस जगह पे शीयर फोर्स आएगी, इस जगह, ठीक है, इस प्लेन के अक्रॉस। वो क्या करेगी, वो क्योंकि लोड क्या कर रहा था, उस प्लेट को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसकी वजह से एक शीयर फोर्स डेवलप होगी। तो ये जो फोर्स एफ है, ये वाला लोड जो है, ये कौन रेजिस्ट करेगा, वो सिंगल शीयर प्लेन रेजिस्ट करेगा। ये सिंगल शीयर प्लेन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं दे आर इन कांटेक्ट, बोल्ट और ये दो सरफेस इस पॉइंट पे इन कांटेक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो एक शीयर प्लेन है यहाँ पे। तो अब इस केस में अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये नीचे लोड लग रहा है, इस लोड की वजह से ऊपर की तरफ एक शीयर फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, पी क्या है, शीयर फोर्स है, ठीक है। ये क्या करेगा, बोल्ट, ये शीयर फोर्स किसकी वजह से होगी, बोल्ट की वजह से, क्योंकि प्लेट्स आपस में सेपरेट होना चाह रही हैं, क्योंकि उस पर लोड अप्लाई हो रहा है। तो बोल्ट क्या करेगा, बोल्ट जो है इन प्लेट्स को इस द बोल्ट बेसिकली विच इज कनेक्टिंग दीज टू प्लेट इज सब्जेक्टेड टू अ शीयर फोर्स अक्रॉस द प्लेन। ये शीयर फोर्स इज सब्जेक्टेड टू, और ये शीयर फोर्स उस फोर्स की इक्वल होगी, तभी वो आपस में कांटेक्ट रहेंगे ना, प्लेट्स आपस में ज्वाइन रहेंगी। अगर ये ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाए इस शीयर फोर्स से, ठीक है, तो क्या होगा, प्लेट आपस में सेपरेट हो जाएंगी, फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रही है, ये जो लोड लग रहा है, इट इज काउंटर बाय दिस शीयर फोर्स। और ये जो पी है, पी शीयर फोर्स, ये इक्वल टू एफ है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तब दोनों प्लेट्स आपस में इन कांटेक्ट रहेंगी। तो ये था सिंगल शीयर। डबल शीयर में क्या है, डबल शीयर में यहाँ पे दो प्लेट्स थी, यहाँ पे तीन प्लेट्स ज्वाइन हुई है, ठीक है। दीज आर स्टिच टुगेदर बाय बोल्ट, बोल्ट ने इनको क्या किया, स्टिच किया हुआ, ज्वाइन किया हुआ। तो अब जो मिडल प्लेट है, इस पे लोड लग रहा है, वो क्या कर रहा है, लोड, ये एफ फोर्स है या लोड है मिडल प्लेट पे, ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय अ फोर्स। अब ये जो पिछले केस में क्या हो रहा था कि जो फोर्स लग रही थी, बोल्ट, क्या हो रहा था, बोल्ट जिसने दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ था, इट इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स अक्रॉस द प्लेन, ठीक है। और वो जो फोर्स थी सिंगल शियर के केस में, इट इज रेजिस्टेड बाय सिंगल शियर प्लेन। अब इस केस में क्या होगा, यही जो फोर्स है, अब इसको दो प्लेन जो है ना, उसको जरूरत होंगे टू शियर ऑफ, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि इसको काउंटर करने के लिए एक यहाँ पे फोर्स पी और एक यहाँ पे पी, और पी किसके इक्वल होगा, एफ डिवाइडेड बाई टू के। इस साइड पे पी जो है एफ डिवाइडेड बाई टू के इक्वल है, इस साइड पे भी एफ डिवाइडेड बाई टू, और एफ डिवाइडेड बाई टू प्लस एफ डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू एफ, ठीक है। द सेम फोर्स नाउ नीड्स टू शियर ऑफ एट टू प्लेन्स फॉर द सेपरेशन। इनमें आपस में सेपरेशन तब होगी जब सेम फोर्स को चाहिए होगी दो बेसिकली प्लेन्स चाहिए होंगे टू शियर ऑफ सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो उस केस में, इस केस में क्या है, ये नीचे की तरफ एक लोड यानी फोर्स लग रही है, एक यहाँ पे इसको काउंटर करेगी प्लेट, और एक इसको, और ये किसके इक्वल होगी, एफ डिवाइडेड बाई टू, और ये भी किसके इक्वल होगी, एफ डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो इस केस में ये केस है डबल शियर का केस। ये है जी सिंगल, ये शेयर प्लेन है, ठीक है, ये मैंने शेयर प्लेन दिखाना था, ये सिंगल शेयर प्लेन, सिंगल शेयर के केस में ये जो रेड लाइन है ना, ये शेयर प्लेन है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर, दिस इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर इन द बोल्ट, जिसको हम कह रहे हैं शेयर प्लेन,
अच्छा, अब ये जो है ना, मैंने कहा था दो केसेस होते हैं, एक में थ्रेड्स इंक्लूड होते हैं शेयर प्लेन में, एक में थ्रेड्स इंक्लूड नहीं होते। देखो शेयर प्लेन ये रेड रेड लाइन है, ये थ्रेड्स देखो इस रेड लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थ्रेड्स आर इंक्लूडेड इन द शेयर प्लेन। इस केस में देखो थ्रेड्स यहाँ तक खत्म हो गए, ऊपर शैंक है, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? थ्रेड्स नॉट इन शेयर प्लेन, ठीक है। यहाँ पे ये देखो थ्रेड्स यहाँ तक है, तो ये जो शेयर प्लेन है, ठीक है, इसमें थ्रेड्स इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पे जो शेयर प्लेन है यहाँ पे थ्रेड्स इंक्लूडेड है। तो वेदर थ्रेड्स आर इंक्लूडेड इन शेयर प्लेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर प्लेन, शेयर स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करती है। ये अलग केस है, ये अलग केस है। एक केस में थ्रेड्स जो है इंक्लूडेड है इस शेयर प्लेन में, ये जो रेड लाइन है ये शेयर प्लेन है, और एक में थ्रेड इंक्लूडेड नहीं है। थ्रेड देखो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ थ्रेड नहीं है। और शेयर प्लेन क्या था? जहाँ पे वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड है आपस में, ये प्लेट और बोल्ट इधर कनेक्टेड है, तो ये जो प्लेन बनेगा यहाँ पे वो शेयर प्लेन बनेगा। तो इस केस में भी ये बोल्ट, ये वाला मेंबर, ये वाला मेंबर इधर इस पॉइंट आपस में कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे वेरियस पार्ट्स आपस में इन कांटेक्ट में हो। तो ये आपका मेंबर, ये मेंबर और ये जो बोल्ट है इस पॉइंट, इस प्लेन पे आपस में इन कांटेक्ट है, तो ये इसका शेयर प्लेन है। या फिर इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैक्सिमम शेयर होती है बोल्ट। अब दो तरह के डिफरेंट सिनेरियोज थे, एक में थ्रेड जो है वो शेयर प्लेन में इंक्लूडेड होता है, एक में थ्रेड जो है शेयर प्लेन में इंक्लूडेड नहीं होता, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर प्लेन। तो पहला केस जो नजर आ रहा है इसमें थ्रेड जो है वो इंक्लूडेड है और इसमें थ्रेड जो है एक्सक्लूडेड है, ये वो जो बात मैं कह रहा था बार बार, ठीक है। तो ये था सिंगल शेयर, डबल शेयर और शेयर प्लेन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये था थ्रेड इंक्लूडेड और थ्रेड एक्सक्लूडेड जो मैंने अभी दिखाया। अच्छा, अब ये जो सामने टेबल है, ये आपको बता रहा है जी अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर बोल्ट्स, ठीक है। एफ टी जो है ये, अगर बोल्ट्स की अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है, ये बोल्ट्स की डिफरेंट डेजिग्नेशन है, ग्रेड है। अगर बोल्ट A325N है, ठीक है, एन और एक्स का आप याद होना चाहिए कि एन नोटेशन कब यूज होती है और एक्स कब यूज होती है, अभी बता चुका हूँ। दो दो सिनेरियोज हैं, एक में थ्रेड इंक्लूड होता है और एक में थ्रेड एक्सक्लूड होता है, ठीक है। ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एन क्यों यूज हो रहा है और एक्स क्यों यूज हो रहा है। अब बात में ये कह रहा हूँ कि अगर बोल्ट की डेजिग्नेशन और आगे उसकी टेंसाइल, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है बोल्ट की, तो ये डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट आपके पास फार्मूला गिवन है। तो अगर ग्रेड A325N है तो फार्मूला क्या है? अंडर रूट 44 स्क्वायर माइनस 4.09 एफ वी का स्क्वायर अंडर रूट। एफ वी क्या है? स्मॉल एफ वी इज द एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, ये एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस है, यानी कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड टेंसाइल स्ट्रेस। बोल्ट में अप्लाइड लोड की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी एक्चुअल, ये एफ वी वो है, ठीक है। ये ग्राफ है जी, इसमें जो कैपिटल एफ टी है इसका मतलब है अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्मॉल एफ टी है इसका मतलब है एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो क्या नाम है, ग्राफ जो है वो गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है ये अलाउएबल का ग्राफ है, ये अलाउएबल की वैल्यू, ठीक है। इसमें एफ वी क्या है? कैपिटल एफ वी है एक्चुअल, ये क्या कहते हैं, अलाउएबल शियर स्ट्रेस। एफ टी क्या था? अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑन बोर्ड्स। और कैपिटल एफ वी क्या है? अलाउएबल शियर स्ट्रेस ऑन बोर्ड्स। और स्मॉल एफ वी क्या है? एक्चुअल, यानी कंप्यूटेड कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड लोड। ये डिफरेंस याद रखना है कि स्मॉल एफ टी जो है वो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो लोड की वजह से उसमें हमने कैलकुलेट की है, जो कंप्यूट की है। और जो कैपिटल एफ टी है वो क्या है? वो अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कि कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ अलाउ है इस पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, बोल्ट के ग्रेड के लिए। और कैपिटल एफ वी क्या है? कैपिटल एफ वी जो है वो अलाउएबल शियर स्ट्रेस है बोल्ट, कि कितनी शियर स्ट्रेस अलाउड है इस बोल्ट के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए, बोल्ट की इस ग्रेड के लिए। और स्मॉल एफ वी क्या है? स्मॉल एफ वी इज एक्चुअल कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस इन बोल्ट्स, किसकी वजह से? अप्लाइड लोड की वजह से। तो ये डिफरेंट टेबल गिवन है जहाँ पे कंबाइंड शियर और टेंशन हो रही है। ऐसा बोल्ट जिसमें कंबाइंड शियर और टेंशन है उसके लिए टेबल है, इस फार्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। और स्मॉल एफ टी का फार्मूला ये गिवन है।
यानी कि अगर आपने कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है, कंप्यूट करनी है टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये फार्मूला है एफ कैपिटल एफ टी डिवाइड बाय स्मॉल एफ वी अंडर रूट एफ वी स्क्वायर माइनस स्मॉल एफ वी स्क्वायर। इस फार्मूला को यूज़ करके आप जो है वो निकाल सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ से क्या कहते हैं कंप्यूटेड shear स्ट्रेस भी निकाल सकते हो, और अगर इक्वेशन बाकी चीज़ें फैक्टर्स इधर ले जाओ तो स्मॉल एफ वी भी निकाल सकते हो। कंप्यूटेड टेंसाइल यहाँ पे आप कंप्यूटेड टेंसाइल स्ट्रेस निकाल रहे हो, एफ वी भी आप निकाल सकते हो। सारे फैक्टर्स इस साइड पे ले आओ, ये वाले, यहाँ से एफ वी क्या होगा, स्मॉल एफ वी होगा कंप्यूटेड shear स्ट्रेस। तो दिस इज द कंबाइंड केस ऑफ shear and tension, bolt which is subjected to combined shear and tension। जिस तरह हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में मैंने दो पढ़ाए थे ग्रेड्स, A325 और A490। जो A325 है उसके लिए ये फार्मूला गिवन है। A325 में एफ वी कैपिटल एफ वी मतलब अलाउेबल शीयर स्ट्रेस निकालने का ये फार्मूला है, 1 - स्मॉल एफ टी ए बी डिवाइडेड बाई टी बी। अच्छा, उसके बाद जो कैपिटल एफ वी है अलाउेबल शीयर स्ट्रेस, ये है फॉर A490 बोल्ट के लिए ये फार्मूला है, और A325 बोल्ट के लिए ये फार्मूला यूज होगा डिजाइन करते हुए। ठीक है, एफ टी में बता चुका हूँ एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्यूटेड या अलाउेबल, स्मॉल एफ टी। और कैपिटल एफ टी क्या होता है, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। और स्मॉल एफ टी क्या होता है, एक्चुअल या कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टी बी जो है वो प्री टेंशन लोड है बोल्ट पे, जो प्री टेंशन लोड होता है बोल्ट पे ये है। ए बी क्रॉस सेक्शनल एरिया है बोल्ट का, बोल्ट के क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए बी। टी बी जो है वो प्री टेंशन लोड है बोल्ट का। ये ये है जी टी बी का टेबल। इस टेबल के थ्रू जो है आप टी बी निकाल सकते हो। ये बोल्ट का साइज है, और अगर बोल्ट A325 ग्रेड का है तो उसकी ये वैल्यू है बोल्ट प्री टेंशन की, मिनिमम बोल्ट प्री टेंशन की वैल्यू, और ये वैल्यू आएगी आपकी किप में। ठीक है, और अगर बोल्ट A490 है तो 15। अगर बोल्ट का साइज लेट्स सपोज 1 इंच है तो 51 किप वैल्यू आएगी A35 बोल्ट की, बोल्ट प्री टेंशन की वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, और 64 490 A490 बोल्ट के लिए 64 वैल्यू आएगी किप। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो आपका बोल्ट की प्री टेंशनिंग होती है वो 70% होती है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की। ये भी यार चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बोल्ट प्री टेंशनिंग है, मिनिमम बोल्ट प्री टेंशनिंग, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो उसकी मिनिमम होती है बोल्ट की मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का 70% होती है। अगर 100 है बोल्ट की मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जो मिनिमम बोल्ट प्री टेंशन है वो कितनी होगी, 70। और ये जो है आपका और क्या चीज़ रहेगी, और ये यूनिट्स का ख्याल रखना है जब भी करोगे ना, यूनिट्स साथ मेंशन होती है इक्वेशन में, कोई भी गिवन है तो आगे यूनिट्स मेंशन है, टेबल में यूनिट्स मेंशन होती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना देखनी है। ठीक है, किप होता है किलो पाउंड, यानी कि 1 किप इज इक्वल टू 1000 पाउंड। ये जी आज का लेक्चर यहाँ तक था, एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। कोई इसको जो है ना देखो कोई मसला हो इसमें तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेल्डिंग पे आएंगे, वेल्डिंग की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है ना अपने डिज़ाइन पे आएंगे।